हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने कुछ बेसिक बातें करी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एफएसओ प्रिपरेशन के लिए। अगर आप सेंट्रल एफएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि एफएसएसएआई में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे वो टेक्निकल ऑफिसर हो चाहे फूड एनालिस्ट हो, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ स्टेट एफएसओ में, चाहे हरियाणा एफएसओ हो, चाहे राजस्थान एफएसओ हो, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, असम हो, कोई भी स्टेट एफएसओ हो, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी आपको पता है कि आपकी अपकमिंग में कुछ एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जैसे कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकली है, राजस्थान में जो एफएसओ की वैकेंसी आई है वहाँ पर भी आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आप देखोगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी का एग्जाम होने वाला है। तो ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। ऑलरेडी एक लेसन अपलोडेड है, उसको आप जा करके देखो, आपके बेसिक जो है वो क्लियर होंगे इसको लेकर के, ठीक है। तो उस बेसिक में, उस वीडियो में हमने जैसा कि आपको बताया था, इस पूरे एक्ट में आपको टोटल 12 चैप्टर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको 101 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सारे ही सेक्शन याद करना जरूरी नहीं है, कुछ सेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको बताता चलूँगा, लेकिन आपको एटलीस्ट एक बार पूरा एक्ट रीड करना चाहिए। तो आज जो हम पढ़ेंगे अपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 2 में अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर जो 1 था वहां पर आपने देखा 3 सेक्शन, आपको टोटल 3 सेक्शन पढ़ने थे। उन तीनों सेक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद में जब आप चैप्टर नंबर 2 को पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर 4 से सेक्शन नंबर 17, यानी कि सेक्शन नंबर 4 से सेक्शन नंबर 17 के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले बस एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, इतना सारा आपके लिए मेहनत करना पड़ता है, आपको कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल रहा है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो वो आप तक पहुंच पाए फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के। इसके साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करो, सो एजुकेशन के नाम से। इंस्टाग्राम पेज है सो एजुकेशन _ऑफिशियल के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको कुछ अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 2 है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें जो सेक्शन नंबर 4 से 17 है, तो इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि डायरेक्टली एफएसएसएआई के बारे में ही यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, ठीक है। एफएसएसएआई जब सेटअप भी नहीं हुआ था उसके पहले ही इस एक्ट में एफएसएसएआई के बारे में सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई थी, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इसमें कितने मेंबर होंगे, मेन मेंबर कौन होगा, एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन होगा, इस बॉडी का हेड कौन होगा, ये सारी बातें ऑलरेडी इस एक्ट में मेंशन करी गई थी 2006 में जब ये एक्ट आया था। उसके बाद में आपको पता है कि जैसे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, 2008 में एफएसएसएआई इस्टेब्लिश हुआ और 2008 में इस्टेब्लिश क्या हुआ, इसको फॉर्म किया गया, इसकी फॉर्मेशन हुई। उसके बाद में 2011 में ये पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, अगर मैं आपको कहूँ, यानी कि 2011 से ये वर्किंग में आया था। थोड़ा सा टाइम लग जाता है चीज़ें स्टार्ट होने में, तो 2008 में इसकी फॉर्मेशन हो गई थी एफएसएसएआई की, 2011 से ये प्रॉपर वर्किंग में आया, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 को हम सेक्शन, सारे सेक्शन जो हैं वो 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 4। आपको कुछ भी ना याद रहे, एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए सेक्शन नंबर 4 में क्या मेंशन है, ठीक है। तो जो सेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कैसे एफएसएसएआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसके बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, प्लीज़ आप कॉपी पेन लेकर के पढ़ो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आप इस तरीके से पढ़ो कि आपको दोबारा से ये सारी चीज़ें ना पढ़नी पड़े कहीं दूसरी जगह जा करके, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 1 का, सेक्शन नंबर 4 का सब सेक्शन 1 है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल by notification establish a body to be known as Food Safety and Standard Authority of India to exercise the power conferred on एंड परफॉर्म द फंक्शन असाइन टू इट अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक्ट है उस एक्ट में कुछ कुछ क्या है, कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है। उसमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। उन सारे फंक्शंस को
करने के लिए किस बॉडी को असाइन किया गया, उन सारी जो भी प्रोविजन मेंशंस हैं, अगर उनको एक्सरसाइज करना है ग्राउंड लेवल पे, उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा? वो होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI, जिसको आप FSSAI के नाम से जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कुछ टाइम पहले जब आप जाओगे तो यहाँ पर हमने एक बेसिक समझा था, PFA के बारे में देखा था, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ये एक्ट आया था 1954 में। ठीक है, 1954 में ये बनाया गया था। उसके बाद में 1955 से ये इफेक्टिवली वर्किंग में हुआ आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो एक्ट है ना, इसमें कॉमन जो बातें करी गई थी, देखो यहाँ पे प्रिवेंशन को लेकर के बातें करी थी, यानी कि अडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करना, अडल्ट्रेशन को रोका जाए। बट इससे पहले जो भी एक्ट थे वहाँ पर कहीं भी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स की बात ही नहीं हो रही थी। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती थी, यानी कि मेन फोकस यही था कि बस प्रिवेंशन को रोका जाए, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया FSSAI, उससे पहले एक्ट में ये बात मेंशन करी गई थी कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा फूड सेफ्टी, यानी कि जो सेफ्टी को लेकर के काम करेगी और स्टैंडर्ड्स को लेकर के काम करेगी। इसी वजह से इसका नाम रखा गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आज हमारे कंट्री में फूड स्टैंडर्ड्स को लेवल पे नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है वो है FSSAI। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखोगे आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो मेंशन है सबसेक्शन नंबर 3 में, आपको ये सारे सबसेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि सेक्शन नंबर 4 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लगेगी। अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद करनी है, बाद में धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप चीज़ों को अपने आप याद रखने लगोगे टाइम होने के बाद में। ठीक है, इनिशियली इतना काफ़ी है। ठीक है, तो सब सेक्शन नंबर 3 में क्या लिखा है, द हेड ऑफिस ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी एट दिल्ली। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक्ट में ये चीज़ें जो मेंशन करी गई हैं ये पहले मेंशन करी गई हैं, जो भी चीज़ें आगे फ्यूचर में होंगी उन सबको पहले ही यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। यानी कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होगा, हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। उसके बाद में जो फूड अथॉरिटी है मे इस्टेब्लिश इट्स ऑफिस एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया। ठीक है, तो FSSAI अपने ऑफिस चाहे जहाँ भी इस्टेब्लिश कर सकता है हेड ऑफिस के अलावा। तो ये बातें यहाँ पर देखो, जैसे सब सेक्शन नंबर 4 में मेंशन है, सेक्शन नंबर 4 के सब सेक्शन नंबर 4 में। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है, यूजली इतना डीप में नहीं जाते हैं लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर FSSAI के पास में ये अथॉरिटी है कि वो अपने ऑफिसेस वगैरह सेटअप कर सकते हैं, उनको हम रीजनल ऑफिसेस वगैरह बोलेंगे। ठीक है, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि FSSAI के हमारे कंट्री में 4 रीजनल ऑफिस हैं। एक तो हमारा NCR में है, दिल्ली NCR में। ठीक है, दूसरा जो हमारा रीजनल ऑफिस है वो है कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि मुंबई में है, उसके बाद में आप देखोगे कि एक रीजनल ऑफिस चेन्नई में है। तो FSSAI के पास में प्रेजेंट टाइम पे 4 रीजनल ऑफिस हैं, पहले 6 थे। ठीक है, अभी के टाइम पे 4 रीजनल ऑफिस हैं, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ से थोड़ी चीज़ें और इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती हैं कि सेक्शन नंबर 5 जो है उसमें क्या चीज़ें मेंशन है। तो सेक्शन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो लिखा गया है कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ इट्स चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर। यानी कि कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी, यानी कि फूड अथॉरिटी में कौन कौन से मेंबर होंगे, मेन मेंबर कौन कौन से होंगे, उसके बाद में उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसके बाद में उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसमें चेयरपर्सन और उसके साथ ही साथ जो अदर मेंबर हैं उनका बारे में यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा गया है द फूड अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन। फूड अथॉरिटी में एक तो चेयरपर्सन होगा एंड द फॉलोइंग 22 मेंबर्स, और उसमें कौन होगा, 22 मेंबर होंगे। एक चेयरपर्सन होगा, इसके साथ ही साथ उसमें 22 मेंबर होंगे। और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो नंबर है 1/3 शैल बी वुमेन। तो उसमें जो 22 मेंबर हैं उसमें 1/3 जो रहेगा वो वुमेन का नंबर रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसे एक बार क्वेश्चन बना है, हो सकता है फ्यूचर में दोबारा से बन जाए। ठीक है, तो जो 22 मेंबर होंगे, जो 22 मेंबर होंगे, उनमें जो मेंबर होंगे वो कहाँ कहाँ से होंगे, किस किस डिपार्टमेंट से आएंगे, कौन कौन से एरियाज से आएंगे, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो उसमें से जो 7 मेंबर होंगे, 7 मेंबर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विथ। तो यहाँ पर देखो ये मेंशन है कि जो 7 मेंबर होंगे, पहली बात तो वो मेंबर ऐसे ही नहीं होंगे, वो यहाँ पर देखो मेंशन है एक बात, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट में। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक के होने चाहिए, उससे अबव हो चलेगा बट उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसके बाद में उसका प्रमोशन वगैरह होता है, तो वो जाकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, ठीक है। तो उसके बाद में जो डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ से ये सारे मेंबर होंगे। अब वो कौन कौन से एरियाज से होंगे, देखो एक तो होगा एग्रीकल्चर से 7 मेंबर में, एक होगा कॉमर्स से, एक होगा कंज्यूमर अफेयर से, उसके बाद में एक होगा फूड प्रोसेसिंग से, उसके बाद में एक होगा हेल्थ डिपार्टमेंट से, उसके बाद में एक लेजिस्लेटिव अफेयर से, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को यहाँ पर मेंबर बनाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मतलब एक एरिया जो है उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा हो सके और हम सारे ही सेक्टर्स को एक अच्छे से देख सकें, और जो भी स्टैंडर्ड्स हमें बनाने हैं वो हम बहुत अच्छे से बना पाएँ, जो कि हमारे ह्यूमन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो फूड है उसके लिए जो भी स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से बना पाएँ, और जिससे हम फूड सेफ्टी को इंश्योर कर पाएँ। क्योंकि मेन मोटिव यही है कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, उनके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो सारी चीज़ें इस एक्ट में लिखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेंबर्स हैं लिखा गया हु शैल बी मेंबर एक्स ऑफिसियो, ठीक है। अब एक्स ऑफिसियो का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो मेंबर हैं इनकी दो जगह प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे तो ये अपने अपने डिपार्टमेंट में एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी काम कर रहे होंगे, और ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के साथ ही साथ में एक इनके पास में ये एफएसएसएआई के मेंबर भी हैं। तो इनके पास में एक टाइम पे 2 ऑफिसेस हैं, कहने का मतलब सपोज दैट, मैं आपको बार बार यही एग्जांपल देता हूँ, आपको पता भी होगा कि हमारे यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, एक आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा में आपने देखा होगा कि जो चेयरमैन होते हैं, जैसे कि लोकसभा में आपने देखा होगा कि जो भी सेशंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पर कौन होता है, स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो उस स्पीकर की जगह पे यहाँ पर राज्यसभा में आपको चेयरमैन देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, वो सेम पर्सन होते हैं, वो एक टाइम पे 2 ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक्स ऑफिसियो मेंबर है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, एक्स ऑफिसियो मेंबर क्या होता है। सिंपली आप कह सकते हो एक ऐसा कैंडिडेट जो एक टाइम पे 2 पोजीशंस को होल्ड करता है, 2 ऑफिस को होल्ड करता है, हम ये बोल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिसियो मेंबर बोलते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर 2 मेंबर जो होंगे, 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री। तो 2 रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से होंगे, फूड इंडस्ट्री से होंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 कहाँ से होंगे, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से होंगे। उसके बाद में 3 जो होंगे वो 3 इमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट होंगे और साइंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 5 मेंबर जो होंगे वो डिफरेंट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज से होंगे। तो ये कुछ नंबर्स हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर 2 पर्सन जो होंगे वो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 1 मेंबर जो होगा वो रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन सभी को जब आप प्लस करोगे तो आपका नंबर पूरा हो जाएगा 22। तो ऑल 22 मेंबर कहाँ कहाँ से होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ये जो नंबर्स मेंशन है ना, ये सब सेक्शन है, आप इनको देखते रहना अच्छे से। तो सब सेक्शन नंबर 2 में अगर देखें तो क्या मेंशन है, द चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड इन सच अ मैनर सो एज टू सिक्योर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है वो इस तरीके से होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को देखकर उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए कि एक तरीके से क्या है कि उनको हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंस को लेकर के काम करना है। तो यानी कहने का मतलब है मेन एफएसएसएआई का काम क्या है, स्टैंडर्ड्स बनाना। तो स्टैंडर्ड्स जो बनाने हैं उनको मतलब कितना अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए जिस पर्सन को यहाँ पर मेंबर बनाया जा रहा है या फिर चेयरपर्सन को बनाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ध्यान में रखी जाती हैं कि यहाँ पर उनको ब्रॉड रेंज ऑफ रिलेवेंट एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, यानी कि उनके पास में डाइवर्स नॉलेज होनी चाहिए। जब आप देखोगे चेयरपर्सन जो होता है या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से होगा या फिर बहुत ही
मतलब एमिनेंट पर्सन होगा जिसको ऑलरेडी फूड साइंस का बहुत अच्छा नॉलेज होगा। तो ऐसे पर्सन्स को यहाँ पर बनाया जाता है जिनके पास में एक रिलेवेंट रेंज ऑफ एक्सपर्टीज होती है एंड शैल रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कंट्री। अब जो मेंबर्स होते हैं उनको ये भी देखा जाता है कि जो हम, ऐसा नहीं है कि हम अपने कंट्री के किसी एक पर्टिकुलर रीजन से सारे मेंबर को सेलेक्ट कर देते हैं। ये कोशिश रहती है कि हमारा कंट्री एक है, हमारा भारत एक है, तो नॉर्थ हो साउथ हो सभी को हमें जोड़ करके चलना है। तो उन सभी को जोड़ने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि जो भी मेंबर्स हम FSSAI में ला रहे हैं, जो भी मेंबर्स बना रहे हैं, तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि साउथ से भी होने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से भी होने चाहिए, नॉर्थ से भी होने चाहिए, सेंट्रल से भी होने चाहिए। फिर आप देखोगे कि सारी जगह से जब होंगे तब यहाँ पर एक ब्रॉडेस्ट पॉसिबल जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद में देखो आगे यहाँ पर मेंशन है कि द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। फ्रॉम अमंगस्ट द पर्सन ऑफ इमिनेंस इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस। ये क्वेश्चन एक बार मतलब बन जाता है कभी कभी। तो जो चेयरपर्सन होगा वो स्पेशली फूड साइंस बैकग्राउंड का ही होगा, तभी उसको यहाँ पर बनाया जाएगा। और फ्रॉम अमंगस्ट द पर्सन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से होगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? IAS वगैरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी सेलेक्ट होते हैं मोस्टली वो IAS भी होते हैं और उनके पास में फूड साइंस का भी बैकग्राउंड होता है। तो ऐसे पर्सन्स को चेयरपर्सन सेलेक्ट किया जाता है। अभी आपको कमेंट करके बताना है प्रेजेंट टाइम पे हमारे FSSAI के चेयरपर्सन कौन है। ठीक है, हु हैव बीन एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट एंड आइदर होल्डिंग और हैज़ हेल्ड द पोजीशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। देखो जो मेंबर्स थे ऊपर हमने पढ़ा था ज्वाइंट सेक्रेटरी, लेकिन यहाँ पर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, आपको पता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसी तरीके से आप देखोगे एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है, फिर आप देखोगे आपको IT वगैरह के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री है। तो हर मिनिस्ट्री में क्या होता है? एक सेक्रेटरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेयरपर्सन होगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी होना चाहिए, वो भी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। उसके बाद में द चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एक सिलेक्शन कमेटी बना देती है। उस सिलेक्शन कमेटी का काम क्या होता है? इनका सिलेक्शन करना। तो द चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। तो मेन रिकमेंडेशन कौन देता है? सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी को बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद में द चेयरपर्सन और मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस। कहने का मतलब यहाँ पर है चेयरपर्सन, जैसे हमने ऊपर समझा था एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो कुछ मेंबर्स हमने देखे थे कि वो एक्स ऑफिशियो हैं, वो एक टाइम पे 2 ऑफिसेस को होल्ड कर रहे हैं। लेकिन द चेयरपर्सन और मेंबर, ठीक है, अदर देन एक्स ऑफिशियो, यहाँ पर क्लियरली ये बात मेंशन है कि चेयरपर्सन और जो भी मेंबर हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं हैं वो एक टाइम पे केवल एक ही ऑफिस को होल्ड करेंगे। क्लियरली मेंशन है फूड अथॉरिटी, मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस, यानी कहने का मतलब एक टाइम पे 2 ऑफिसेस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 में क्या मेंशन है? सेक्शन नंबर 6 में देखो मेंशन है कि सिलेक्शन कमिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी। हमने ऊपर देखा कि सिलेक्शन कमेटी क्या करती है? रिकमेंडेशन देती है किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं अपॉइंट करना। अब सिलेक्शन कमेटी के बारे में यहाँ पर कुछ बातें मेंशन है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट अ सिलेक्शन कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ। अब सिलेक्शन कमेटी को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे? देखो सबसे पहला मेंबर होगा कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी उस सिलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत बड़ी रैंक है हमारे कंट्री में। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो हमारे इंडिया में इससे बड़ा गवर्नमेंट, इससे बड़ी कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उससे बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट अभी तक नहीं है। ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे तो इस पोस्ट पे पहुंचने के लिए आपको 22 से 23 या 24 साल में
आपको आईएएस क्वालिफाई करना पड़ता है। जब आप आईएएस के एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तब आप लास्ट में जा कर के अपनी 50 या 55 की एज के आसपास में कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हो। तो बहुत एक्सपीरियंस होता है इनको, बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये, ठीक है। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, तो सोचो कितनी बड़ी रैंक होती है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट एंड द कन्वेनर मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से मेंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आपको मेंबर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में दूसरे थर्ड नंबर पे यहाँ पर मेंशन है सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री। पहला तो कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, फिर उसके बाद में देखोगे सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विथ हेल्थ, लेजिस्लेटिव एंड पर्सोनल। तो यहाँ से आपको हेल्थ, लेजिस्लेटिव और पर्सनल यहाँ से आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में चेयरमैन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, तो यहाँ से आपको एक मेंबर देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो कि एन एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो भी एक यहाँ पे एज अ मेंबर काउंट होगा, ठीक है। तो ये सभी लोग इस सिलेक्शन कमेटी में होंगे, यानी कि सिलेक्शन कमेटी ऑलरेडी ऐसे मेंबर्स होंगे वहाँ पर जो बहुत बड़ी रैंक पे बैठे हुए हैं, वो जा कर के वहाँ पर रिकमेंडेशन देंगे कि किसको चेयरपर्सन बनाना है और किसको मेंबर बनाना है फूड अथॉरिटी का, ठीक है। उसके बाद में देखोगे कि आप आगे क्या मेंशन है, आगे मेंशन है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी एंड 3 months बिफोर the superannuation or completion of the term of office of the chairperson or any member of that authority make a reference to selection committee for filling up of the vacancy। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई वैकेंसी खाली होती है चेयरपर्सन की या फिर किसी मेंबर की कोई पोस्ट खाली होती है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्शन कमेटी को ये मतलब बोलेगी कि आप ये जो वैकेंसी जो है इनको आप फिलअप करो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेक अ रेफरेंस टू द सिलेक्शन कमिटी फॉर फिलिंग अप ऑफ द वैकेंसी। लेकिन ये किस केस में होगा? पहली बात तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि यहाँ पर देखो मेंशन है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी बाय रीजन ऑफ डेथ। अगर चेयरपर्सन की डेथ हो जाती है, अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है, अगर उसका रिमूवल हो जाता है, यानी कि अगर उसको रिमूव कर दिया जाता है चेयरपर्सन को, तो उस केस में विद इन 2 months सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्शन कमेटी को बोलेगी कि इन पोस्ट का रीअपॉइंटमेंट करो या फिर इनको सिलेक्शन के लिए जो भी रिकमेंडेशन वगैरह आपको देनी है वो आप यहाँ पर उसको फॉरवर्ड करो, ठीक है। उसके बाद में इन केस ऑफ मेंबर जो अदर मेंबर होते हैं उनके लिए ये बात होती है 3 month के लिए, यानी कि विद इन 3 month आपको ये काम करना होगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिलेक्शन कमेटी है उसको यहाँ पर ये बोलेगी कि जो भी पोस्ट वैकेंट पोस्ट हैं उनको आपको फिलअप करना है, उसके लिए जो भी रिकमेंडेशन है आप भेजो। यानी कि अगर उनका जो टर्म है वो कंप्लीट हो गया या फिर अदर किसी सिचुएशन में, तो यहाँ पर ये चीज़ें करनी होंगी। ये काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी किसको? सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पर देगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप। उसके बाद में देखोगे आप यहाँ पर मेंशन है द सिलेक्शन कमेटी शैल फाइनलाइज द selection of chairperson and the member of the food authority within 2 months from the date on which the reference is made to it। कहने का मतलब ही ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पर देखो द सिलेक्शन कमेटी सेल्फ फाइनलाइज, ये सारा काम वो 2 महीने में, यानी कि चेयरपर्सन का जो भी काम है उसको जो जो भी वैकेंसीज हैं जिनको फिल करना है उस सारे काम को इनको 2 month में फाइनलाइज करना होगा, ठीक है। वरना यहाँ पर आप देखोगे चीज़ें एक्सटेंड होती चली जाएंगी, इस वजह से यहाँ पर ये टाइम लिमिट लगा दी गई है। The selection committee shall recommend a panel of food panel for every vacancy referred to as। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो सिलेक्शन कमिटी shall recommend a panel of 2 name। तो यहाँ पर 2 नेम रिकमेंड करेगी कौन? सिलेक्शन कमेटी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बिफोर रिकमेंडिंग एनी पर्सन ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ चेयरपर्सन और अदर मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी, द सिलेक्शन कमिटी shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially
हिज फंक्शन एज अ मेंबर। कहने का मतलब है सिलेक्शन कमेटी को इनका सिलेक्शन करते टाइम पे, रिकमेंडेशन देते टाइम पे ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो किसी गलत पर्सन का सिलेक्शन ना करें, किसी ऐसे पर्सन का सिलेक्शन ना करें जो किसी ना किसी तरीके से उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, जिसकी वजह से आप देखोगे कि वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा और जो भी उसका फंक्शन है वो उसको परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो आई होप अभी आपको ये सारे जो पॉइंट है ये क्लियर हो गए होंगे। तो उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए सेक्शन नंबर 7 में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो सेक्शन नंबर 7 का जो यहाँ पर देखोगे आप, सेक्शन नंबर 7 में क्या मेंशन है, उसका टाइटल क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, अलावेंसेस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी के बारे में डायरेक्टली यहाँ पर नहीं मेंशन है, कैसे मेंशन है वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अलावेंसेस के बारे में और अदर जो कंडीशंस हैं सर्विस ऑफ चेयरपर्सन को लेकर के यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 7 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो क्या क्या मेंशन है। यहाँ पर मेंशन है द चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिसियो। देखो हर जगह अदर देन एक्स ऑफिसियो का मतलब है एक्स ऑफिसियो मेंबर की बात नहीं हो रही है, उनको यहाँ पर आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो चेयरपर्सन की बात हो रही है और जो मेंबर की बात हो रही है। अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर सेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर, यानी कि जो इनका ऑफिस का जो टर्म होगा वो 3 साल का होगा। ठीक है, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद में जैसे ही इनका 3 साल का टर्म पूरा हो जाएगा इनका रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इनको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है इनका। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर मेंशन है कि चेयरपर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस एज सच आफ्टर ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर। अगर वो 65 ईयर एज उसकी कंप्लीट हो जाती है, 65 साल उसकी एज कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में वो यहाँ पर जो भी ऑफिस है उसको होल्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, अगर चेयरपर्सन की एज जो है वो 65 ईयर हो जाती है तो उसके बाद में वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, ना ही उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। उसके बाद में इन केस ऑफ मेंबर, अगर मेंबर की बात करें तो उनके केस में अगर 62 ईयर एज कंप्लीट हो जाती है उनकी, तो वहाँ पर वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इन दोनों के केस में जो एज है यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनके लिए 65 ईयर एज है चेयरपर्सन के लिए और 62 ईयर जो है वो मेंबर्स के लिए। इनका रीअपॉइंटमेंट दोबारा से हो सकता है, इनका अपॉइंटमेंट जो है वो 3 साल के लिए होता है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में जो सैलरी और अलावेंसेस की बात है, पेबल टू एंड द अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिसो मेंबर शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, यहाँ पर डायरेक्टली चीज़ें मेंशन नहीं करी गई हैं। तो ये सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वो इसको वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर जल्दी जल्दी से चीज़ें देख लेते हैं। जो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन पे ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे। ठीक है, द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब टू ओथ। यानी कहने का मतलब है आपको पता होगा जैसे ही वो उनका सिलेक्शन वगैरह होता है उसके बाद में जो भी ओथ वगैरह होती है, वो जो भी प्रोसेस वगैरह होता है वो उनको करना होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 4 में क्या मेंशन है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 द चेयरपर्सन और एनी मेंबर में ए और बी, 2 पॉइंट है, इनको हम देखेंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन नंबर 1 का मतलब है कि सबसेक्शन नंबर 1 में लिखे होने के बावजूद relinquish his office by giving in writing to the central government। कहने का मतलब यह है कि जो चेयरपर्सन है वो यहाँ पर रेजिग्नेशन वगैरह दे सकता है, लेकिन उसको 3 मंथ पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा या फिर नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो अपने ऑफिस को यहाँ पर छोड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि विद इन 3 मंथ, मतलब 3 मंथ पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होगा कि हम रेजिग्नेशन देना चाह रहे हैं। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी ये पावर है, बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 8। तो सेक्शन नंबर 8 में कुछ प्रोविजंस मेंशन है जिनके बारे में हम देखेंगे। तो सेक्शन नंबर 8 में कुछ प्रोविजंस मेंशन है जिनका यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनको रिमूव कर सकती है, किसको, चेयरपर्सन को। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 8 में क्या मेंशन है, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी। तो इनके रिमूवल को लेकर के भी जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस आपको ऐसी देखने को मिलेंगी कि जहां पर चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है। वो क्या क्या कंडीशंस हैं उनको हम यहां पर अभी देखते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पर देखो मेंशन है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। अब सेक्शन नंबर 1 में लिखे होने के बावजूद
जहाँ पर भी ये लाइन आ जाती है उसके बाद में जो भी चीज़ें मेंशन है, इसका कहने का मतलब है कि जो सबसेक्शन नंबर 1 में लिखा है अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब है अगर कि यहाँ पर चीज़ें क्लैश होती हैं तो यहाँ पर जो बातें लिखी हैं वो सुपीरियर मानी जाएंगी, उनको फॉलो किया जाएगा, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ना कि सबसेक्शन नंबर 1 में जो लिखा है। अब सबसेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 7 में हमने पीछे देखा था सबसेक्शन नंबर 1 में क्या लिखा था, उसको आपको याद रखना है, तब आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर और रिमूव फ्रॉम ऑफिस द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर इफ द चेयरपर्सन एज द केस में बी सच। क्या क्या कंडीशन है, पहली मतलब यहाँ पर देखो लिखा है हैज़ बीन एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट। कहने का मतलब है कि अगर वो दिवालिया हो जाता है तो चेयरपर्सन को रिमूव कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, अगर वो किसी भी ऑफेंस को लेकर के कन्विक्टेड पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो वहाँ पर इसे रिमूव किया जा सकता है। हैज़ बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ मेंबर, तो यहाँ पर अगर इसकी फिजिकल या फिर मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती, वो इनकेपेबल होता है एज अ मेंबर एक्ट करने को लेकर के, यानी कि वो अपने जो भी उसकी जो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी वर्क्स होते हैं, अगर उसको परफॉर्म करने में वो फिजिकली मेंटली इनकेपेबल है तो वहाँ पर इसे रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद में मेंशन है हैज़ एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, अगर उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वहाँ पर तो भी उसे वहाँ पर रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, वो अपने फ़ायदे के लिए कंट्री के बारे में ना सोच करके वो अपने बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर भी इन्हें डिसक्वालीफाई या फिर यहाँ पर इन्हें रिमूव किया जा सकता है। हैज़ सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएशन इन ऑफिस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर जो भी वो अपनी पोजीशन जो भी अपनी पोजीशन का अगर वो गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि उनको तब भी रिमूव किया जा सकता है, यानी कि ऑफिशियल कैपेसिटी में अपनी पोजीशन का दुरुपयोग अगर वो करते हैं तो भी उन्हें यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में देखो एक एक जो है ना, इनके फेवर में भी एक बात लिखी गई है, नो मेंबर शैल बी रिमूव्ड अंडर क्लॉज डी। क्लॉज डी अभी हमने ऊपर देखा, एंड ई इसके ऊपर जो मेंशन है सब सेक्शन 1 अनलेस ही हैज़ बीन गिवन आ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हेयर्ड इन द मैटर। कहने का मतलब ये है कि अगर चेयरपर्सन है, मेंबर है, तो मतलब उनको एक तरीके से वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप भी अपनी बात सामने रखो। ऐसा नहीं है कि सीधे अगर कुछ रीज़न मिलता है तो हम डायरेक्टली उनको डिस्क्वालीफाई या फिर रिमूव कर देंगे। उनका जो पक्ष है उसके बारे में भी चीज़ें देखी जाएंगी, उसके बारे में भी सुना जाएगा, उसके बाद में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, अब सब सेक्शन नंबर 9 क्या है? सेक्शन नंबर 9 में जो मेंशन है ऑफिसर्स एंड द अदर एम्प्लॉय ऑफ द फूड अथॉरिटी। अब ऑफिसर, उसके बाद में अदर एम्प्लॉय में सभी आ जाते हैं। अदर एम्प्लॉय, फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, फूड एनालिस्ट, और जितने ऑफिसर्स होते हैं ना, और उसके बाद में आप देखोगे कि जो भी मतलब असिस्टेंट वगैरह जितना पूरा डिपार्टमेंट होता है वो सब एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या मेंशन है, देयर शैल बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड अथॉरिटी। तो यहाँ पर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होगा। अभी तक हम चेयरपर्सन करते चले आ रहे थे, अब हमको यहाँ पर सेक्शन नंबर 9 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी होगा, जो भी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु शैल बी द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी होगा, एक आईएएस ऑफिसर होगा, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होगा, जिसको यहाँ पर एज अ सीईओ ऑफ द एफएसएसएआई अपॉइंट किया जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे एफएसएसएआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे मेंशन है द फूड अथॉरिटी में विद द अप्रूवल ऑफ द central government determine the number, nature and categories of other officers and employees required to the food authority in the discharge of its function। इनके अलावा जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर है, टेक्निकल ऑफिसर, कितने टेक्निकल ऑफिसर्स चाहिए, और उसके बाद में आप देखोगे कि ऑथराइज्ड ऑफिसर होते हैं, तो इन सभी ऑफिसर्स में कितने एम्प्लॉयज़ या फिर ऑफिसर्स की ज़रूरत है, ये सारा जो डिसीजन होगा ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो वैकेंसीज वगैरह निकालते हैं, फिर जो भी रिक्वायर्ड होती हैं जितनी पोस्ट वगैरह उनको फुलफिल किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद में देखोगे यहाँ पर आगे क्या मेंशन है, आगे यहाँ पर सैलरीज और अलावेंसेस के बारे में मेंशन है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप देखोगे कि महंगाई बढ़ेगी उसी तरीके से आप देखोगे कि सैलरी वगैरह में इंक्रीमेंट वगैरह होता रहता है। तो ये सारे डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकती है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में बताया गया। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या काम होगा ये सारी बातें पहले ही इसमें मेंशन कर दी गई थी। तो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फूड अथॉरिटी एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, सबसे पहली बात ये हो गई ऑफ द फूड अथॉरिटी। और आप देखोगे कि एक्चुअल में जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर जो आप देखोगे कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है, उन सभी को जो भी टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइंस इशू करनी होती है, टाइम टू टाइम जो भी डायरेक्शंस देनी होती हैं, तो आप देखोगे वो कौन देता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे उसके बाद में क्या मेंशन है, द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फूड अथॉरिटी। तो डे टू डे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में ड्राइंग अप ऑफ प्रपोजल फॉर द फूड अथॉरिटीज वर्क प्रोग्राम इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी के बारे में हम आगे देखेंगे ना, तो उसके साथ में लेकर के जो भी चीज़ें होती हैं, वो जो काम होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद में इम्प्लीमेंटिंग द वर्क प्रोग्राम एंड द डिसीजन अडॉप्टेड बाय द फूड अथॉरिटी। तो इम्प्लीमेंटिंग वर्क प्रोग्राम एंड द जो भी डिसीजन जो भी अडॉप्टेड होते हैं फूड अथॉरिटी के द्वारा, इनके लिए कौन ये सारे डिसीजन लेता है, ये लेता है कौन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद में इंश्योरिंग द प्रोविजन ऑफ द अप्रोप्रिएट साइंटिफिक टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फॉर द साइंटिफिक कमिटी एंड द साइंटिफिक पैनल। तो इंश्योरिंग द प्रोविजन ऑफ अप्रोप्रिएट साइंटिफिक टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। तो जो अब अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल को जो प्रॉपर तरीके से जो साइंटिफिक और टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की जो ज़रूरत होती है, वो सारा जो प्रोवाइड करने की प्रोवाइड कौन करता है, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होती है। उसके बाद में आगे देखो कि आप इंश्योरिंग दैट द फूड अथॉरिटी कैरीज आउट इट टास्क इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स यूजर, in particular with regard to the adequacy of the service provided and the time to taken। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, जब आप देखोगे कि जितने भी मेजर जो टास्क होते हैं ना डे टू डे, आप इतना बस याद रखो, डे टू डे जो भी टास्क होते हैं ना, वो सारा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होती है। उसके बाद में देखोगे यहाँ पर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट ऑफ द फूड अथॉरिटी। तो बजट की जब बात आ जाए ना, जहाँ पर भी बजट का नाम मेंशन हो जाए, यहाँ पर देखो लिखा है द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्या रेवेन्यू है, उसके बाद में आप देखोगे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कि जो भी एग्जीक्यूशन होना है बजट का, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये सारा काम जो होता है प्रिपरेशन करना, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम होता है। उसके बाद में आप देखोगे डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर इंश्योरिंग अ रेगुलर डायलॉग विद द रिलेवेंट कमिटीज़। तो देखोगे कि आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं, उनके बीच में जो आप देखोगे कि एक रिलेशन बना करके रखना है जिससे प्रॉपर तरीके से चीज़ें हो सकें, ये भी काम इसका होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। एवरी ईयर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल सबमिट द फूड अथॉरिटी फॉर। अब यहाँ पर एक चीज़ें क्या मेंशन है सब सेक्शन नंबर 2 में, कि एवरी ईयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल सबमिट। अब क्या सबमिट करता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अ जनरल रिपोर्ट कवरिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ द फूड अथॉरिटी इन द प्रीवियस ईयर। यानी कि अगर जैसे 2022 है तो 2022 में आप देखोगे कि ये एक साल पहले की जो भी रिपोर्ट होगी, ठीक है, अ जनरल रिपोर्ट कवरिंग ऑल एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब उन सारी एक्टिविटीज़ में आप देखोगे कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट होता है, और आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से स्टैंडर्ड्स बनाए गए, फिर आप देखोगे कि नए नए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए, कौन कौन से नए प्रोग्राम्स कराए गए, इन सब की रिपोर्ट सबमिट करना होता है, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ वर्क, ये सारा चीज़ें। उसके बाद में द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या था। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर बजट ऑफ द अपकमिंग ईयर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी में आप देखोगे कि एनुअल अकाउंट्स फॉर द प्रीवियस ईयर, फिर यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन है द बजट फॉर कमिंग ईयर। इन सारी चीज़ों के यानी कि एक साल पहले का और एक साल आने वाला है जो, उसके बारे में सारी जो भी रिपोर्ट है उसको सबमिट करना। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल फॉलोइंग adoption by the food authority forward the general reports and the program to the
सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट गवर्नमेंट एंड शैल हैव देम पब्लिश्ड। तो यहाँ पर देखो क्या मेंशन है कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल फॉलोइंग adoption by food authority forward the general report and program to the central government and state government। इस तरीके से, क्योंकि अब देखोगे कि कहने का मतलब ये होता है अगर कोई डिसीजन लिया गया, किसी कोई प्रोग्राम है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको लेकर के कोई रिपोर्ट है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉरवर्ड करते हैं, जिससे ग्राउंड लेवल पे उसको पब्लिश किया जा सके और उसको प्रॉपर तरीके में क्या किया जाए, क्या एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ये सारा काम किसका है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। उसके बाद में द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल अप्रूव all financial expenditure of the food authority and report on the authorities activities to the central government। तो जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट होता है उसमें भी खर्चा होता है, उसके बाद में देखोगे सैलरीज वगैरह होती हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत सारा खर्चा होता है। तो इन सारे खर्चों के लिए जो भी अप्रूवल वगैरह होता है, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, वो सब किसके हाथ में होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हाथ में होता है। उसके बाद में द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी वाइल डीलिंग विद द मैटर रिलेटिंग टू द फूड सेफ्टी ऑफ सच आर्टिकल। तो जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, जैसे कि हर एक स्टेट में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है, तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो होता है उसको टाइम टू टाइम जो डायरेक्शंस वगैरह जो प्रोवाइड करनी होती हैं या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने होते हैं, तो वो काम कौन करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है। उसके बाद में आप देखोगे कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द फूड अथॉरिटी। तो पूरी तरीके से जितने भी होते हैं, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी हो, या फिर आप देखोगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर हो, डायरेक्टर टेक्निकल हो, जितने भी हैं ना, उन सभी के ऊपर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सबसे हायर अथॉरिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हाथ में होता है। लेकिन हेड ऑफ द एफएसएसएआई की अगर बात करेंगे तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे चेयरपर्सन। सपोज हमारे इंडिया में अगर हम कंट्री की बात करते हैं अपने, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि दो मेन पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर की है और एक अब आप देखोगे किसकी है, प्रेसिडेंट की है। तो हेड ऑफ द कंट्री कौन है, प्रेसिडेंट है। और अगर आप देखोगे कि मेन जो काम होता है हमारे यहाँ पर, अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर है, हेड ऑफ द एफएसएसएआई की अगर बात करते हैं तो चेयरपर्सन है, अगर हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करते हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो आई होप अभी आपको जो 10 सेक्शन हमने डिस्कस किया उनके बारे में आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दोबारा से इनकी ज़रूरत ना पड़े कहीं और पढ़ने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको लेकर परेशान होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ें हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। उसके बाद में देखो आप सेक्शन नंबर 11 जो है वो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बारे में बताता है। तो सेक्शन नंबर 11 में सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बारे में मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी क्या होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखो क्या मेंशन है कि द फूड अथॉरिटी शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश अ कमिटी टू बी नोन एज सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। तो यहाँ पर ये मेंशन है कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को कौन सेटअप करेगा, फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई सेटअप करेगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो क्या मेंशन है कि द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर। यहाँ पर चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी होगी उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, तो यहाँ पर जो तो 2 मेंबर्स होंगे उनमें से ईच टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर्स, रिलेवेंट रिसर्च बॉडीज एंड फूड लेबोरेटरीज एंड ऑल कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होंगे इसमें, एंड द चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी होंगे जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। तो यहाँ पर जो दो मेंबर होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पर जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होंगे ऑल स्टेट के, यानी कि जितने भी आप देखोगे कि जितने भी स्टेट होते हैं वहाँ पर हर एक स्टेट में एक कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है, तो वो होंगे यहाँ पर। इसके साथ ही साथ चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी जो होंगे वो शैल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी कि वो चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी हैं, उसके साथ ही साथ वो यहाँ पर सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी के मेंबर भी हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर बोलते हैं। उसके बाद में देखो आप यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, हेल्थ, पंचायती राज,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फार्मर शैल बी इन्विटीज टू द डेलिब्रेशन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर है जो भी विचार विमर्श वगैरह होता है उन सभी के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एरियाज हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस आपको यहाँ पर आइडिया होना चाहिए। उसके बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ ऑफ द एफएसएसएआई शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। यानी कि अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी का चेयरपर्सन कौन होता है, तो यहाँ पर वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, वो एक तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है और चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी भी है। तो इस तरीके से वो क्या है, एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर मेंशन है द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी शैल फॉलो सच रूल्स ऑफ प्रोसीजर इंक्लूडिंग इट्स ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है वो फॉलो करेगी सच रूल्स एंड प्रोसीजर इंक्लूडिंग इट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जो बिजनेस को लेकर के जो भी लेन देन होते हैं। ठीक है, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। तो यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया कि जो भी चीजें, अब रेगुलेशन के बारे में आप आगे पढ़ोगे तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट आप देखोगे कि डिपार्टमेंट्स के लिए, या फिर जैसे आप देखोगे कि लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन है उसके लिए डिफरेंट रेगुलेशन है, फूड एडिटिव्स के लिए डिफरेंट रेगुलेशन है, फिर आप देखोगे कि फूड फोर्टिफिकेशन वगैरह उसके लिए डिफरेंट रेगुलेशन है। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशन है। तो यहाँ पर उसी रेगुलेशन की बात हो रही है कि जो भी रेगुलेशन में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको ये फॉलो करेंगे सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन नंबर 12 की बात आती है। तो सेक्शन नंबर 12 में क्या मेंशन है, फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी का क्या फंक्शन होता है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी ये कमिटी, उसके बारे में यहाँ पर सेक्शन नंबर 12 में मेंशन है। तो द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी शैल इंश्योर इन क्लोज cooperation between the food authority and the enforcement agencies and the organization operating in the field of food। देखो यहाँ पर लिखा है द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी शैल इंश्योर क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई एंड द इन्फोर्समेंट एजेंसीज यानी कि स्टेट फूड अथॉरिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द फील्ड ऑफ फूड। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड के सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, या फिर स्टेट फूड अथॉरिटी है, स्टेट फूड अथॉरिटी में आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं। तो सेंट्रल फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई और स्टेट फूड अथॉरिटी, उनके बीच में क्लोज कोऑपरेशन का काम कौन करता है, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी करती है। ये आपको पता होना चाहिए, इसमें एक बार क्वेश्चन बन चुका है। उसके बाद में द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी शैल एडवाइज द फूड अथॉरिटी ऑन। अब सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी का काम क्या है कि एडवाइज करना। तो वो कौन कौन से आप देखोगे कि सेक्टर हैं जहां पर कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर ये एडवाइस करेगी सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, किसको, फूड अथॉरिटी को यानी कि एफएसएसएआई को। द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटी अंडर दिस सेक्शन एंड इन पर्टिकुलर इन ड्राइंग अप ऑफ द प्रपोजल ऑफ द फूड अथॉरिटीज वर्क प्रोग्राम। यानी कि फूड अथॉरिटी के क्या क्या वर्क हैं, क्या क्या ड्यूटीज है, उनको लेकर यहाँ पर ये एडवाइस करेगी। ठीक है, उसके बाद में ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क, यानी कि जैसे एफएसएसएआई के सामने बहुत सारे काम है तो वहां पर कुछ वर्क्स ऐसे होंगे जिनको करना पहले जरूरी होगा, तो उनको लेकर के यहाँ पर जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है वो एडवाइस कर सकती है यहाँ पर किस वर्क को पहले इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क, तो पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर एडवाइस कर सकती है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी एफएसएसएआई को। पुलिंग ऑफ नॉलेज, एक मतलब पुलिंग ऑफ नॉलेज का मतलब यहाँ पर हो गया कि नई नई इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे हम नॉलेज है, जो भी नॉलेज है उसको कैसे हम यूज़ करके उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम नॉलेज का यूज़ करके कैसे हम चीज़ों को फूड सेफ्टी को और अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर सच अदर फंक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, और कुछ फंक्शन जो भी मतलब रेगुलेशन में जो भी स्पेसिफाई किए गए हैं उनके बेसिस पे यहाँ पर ये एडवाइस कर सकती है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी शैल मीट रेगुलरली एट द invitation of the chairperson of the central advisory committee or the request of at least 1/3 of its member and do not less than 3 times a year। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ये मेंशन है कि द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी शैल मीट रेगुलरली एट द इन्विटेशन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी का जो चेयरपर्सन होगा वो मीटिंग्स वगैरह अरेंज करेगा, ठीक है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर एंड नॉट लेस देन 3 टाइम अ ईयर। यानी कहने का मतलब है मिनिमम 3 बार इनको मीटिंग्स वगैरह करना होगा, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पर लिखा गया है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को लेकर के, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 13 में है साइंटिफिक पैनल के बारे में। ये आपको याद होना चाहिए सेक्शन की, सेक्शन नंबर 13 में साइंटिफिक पैनल के बारे में बात करी गई है। अब साइंटिफिक पैनल क्या होता है? द फूड अथॉरिटी शैल एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक पैनल विच शैल कंसिस्ट ऑफ अ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। तो एक पैनल होगा, एक मेंबर का पैनल होगा जिसमें कई सारे साइंटिफिक एक्सपर्ट होंगे, जिसको हम साइंटिफिक पैनल बोलेंगे। अब साइंटिफिक पैनल का काम क्या है? साइंटिफिक पैनल का काम क्या है वो सारी चीजें हम आगे इसमें देखेंगे। द साइंटिफिक पैनल शैल इनवाइट द रिलेवेंट इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव इन इट्स डेलिब्रेशन। तो जो भी चीजें होती हैं आप देखोगे कि जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो भी विचार विमर्श वगैरह होते हैं, तो उनमें देखोगे कि साइंटिफिक पैनल शैल इनवाइट द रिलेवेंट इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं और वो आप देखोगे कि जो कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा विचार विमर्श करने के लिए, मीटिंग वगैरह करने के लिए। उसके बाद में देखोगे आप यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 में मेंशन है विदाउट प्रीजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। यहाँ पर सबसेक्शन 1 है, ये मेंशन नहीं है आप देखोगे एक्ट में, लेकिन यहाँ पर सबसेक्शन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर बात ये है कि सबसेक्शन 1 में जो भी चीजें लिखी हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए यहाँ पर और कौन कौन से एरियाज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जहां पर साइंटिफिक पैनल्स को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। द फूड अथॉरिटी में इस्टेब्लिश एज मैनी साइंटिफिक पैनल। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। फूड अथॉरिटी के पास में पावर है, वो चाहे जितने ही चाहे साइंटिफिक पैनल बना सकती है जितने उसको जरूरत पड़ेंगे। इट कंसिडर्स नेसेसरी इन द एडिशन ऑफ द साइंटिफिक पैनल। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ एरियाज हैं जिनको लेकर के साइंटिफिक पैनल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला है फूड एडिटिव्स, फ्लेवरिंग, और उसके बाद में प्रोसेसिंग एड्स एंड मटेरियल इन कांटेक्ट विद फूड। आप देखोगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, इनको लेकर के जब आप देखोगे कि एफएसएसएआई बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाता है तो वहां पर इनके पीछे साइंटिफिक पैनल का बहुत बड़ा काम होता है। वो यहाँ पर एक तरीके से जो साइंटिफिक एडवाइस या फिर साइंटिफिक रिसर्च की जो जरूरत होती है वो सारा काम यहाँ पर साइंटिफिक पैनल करता है। उसके बाद में दूसरा एरिया है जैसे पेस्टिसाइड एंड एंटीबायोटिक रेसिड्यूज को लेकर के अगर स्टैंडर्ड्स बनाने तो यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड फूड को लेकर के, उसके बाद में फंक्शनल फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटेटिक्स प्रोडक्ट्स एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल हजार्ड्स को लेकर के यहाँ पर साइंटिफिक पैनल जो है स्टैंडर्ड्स वगैरह बना सकता है। उसके बाद में आप देखोगे कि जो कंटामिनेट्स हैं इन द फूड चेन, इन सभी को लेकर के आप जितने भी एरियाज देख रहे हो इन सभी को लेकर के स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए इन सभी एरियाज में साइंटिफिक पैनल बनाए जा सकते हैं। यानी कि जैसे फूड एडिटिव्स, फ्लेवरिंग के लिए मैंने बताया, इनके लिए एक साइंटिफिक पैनल बना दिया, इसके लिए एक साइंटिफिक पैनल बना दिया, इसके लिए एक साइंटिफिक पैनल बना दिया। यहाँ पर अगर जरूरत पड़ी 2 साइंटिफिक पैनल बनाने की, 2 साइंटिफिक पैनल बना दिए। कंटामिनेंट्स इन द फूड चेन के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी तो 2 बना देंगे। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेबलिंग हो गया, ये कुछ एरियाज हैं, इनको लेकर के एफएसएसएआई जो है वो साइंटिफिक पैनल बना सकता है, ठीक है। तो मेथड ऑफ सैंपलिंग एंड एनालिसिस हो गया एक एरिया, यहाँ पर भी बना सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखोगे आप यहाँ पर सब सेक्शन नंबर 4 में क्या मेंशन है? ये मेंशन है कि द फूड अथॉरिटी may from time to time reconstitute the scientific panel by adding new member or by omitting the existing member or by changing the name of the panel as the case may be। कहने का मतलब है कि जो साइंटिफिक पैनल है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन की अगर जरूरत है तो वो भी फूड अथॉरिटी कर सकता है, ठीक है। यानी कि एफएसएसएआई जो है इसको कर सकता है। तो एफएसएसएआई कैसे? यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब एक पैनल बना दिया, उसमें कुछ मेंबर्स को बढ़ाना है, कुछ मेंबर को घटाना है, किसी को रिप्लेस करना है, तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। उसके बाद में सेक्शन नंबर 14 है, इसको पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर साइंटिफिक कमिटी के बारे में मेंशन है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो द फूड अथॉरिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट साइंटिफिक कमिटी विच शैल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक पैनल। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या मेंशन है, जो फूड अथॉरिटी है वो साइंटिफिक कमिटी को क्या करेगी? बनाएगी, ठीक है। उस साइंटिफिक कमिटी में एक तो चेयरपर्सन होगा, कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक पैनल। तो साइंटिफिक पैनल का जो चेयरपर्सन होगा वो यहाँ पर इसका क्या होगा? मेंबर होगा एक तरीके से, ठीक है। एंड 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होंगे, नॉट बिलोंगिंग और
एफिलिएटेड टू एनी ऑफ द साइंटिफिक पैनल। तो 6 जो इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होंगे उनका साइंटिफिक पैनल से कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। द साइंटिफिक कमिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक ओपिनियन टू द फूड अथॉरिटी। तो इनका काम क्या है, साइंटिफिक ओपिनियन प्रोवाइड करना फूड अथॉरिटी का। एंड शैल हैव द पावर, इनके पास में पावर है वेयर नेसेसरी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक हियरिंग। तो यहाँ पर जन सुनवाई वगैरह होती है उसके लेकर के इनके पास में पावर है, तो ये चाहे तो वहां पर पब्लिक हियरिंग को ऑर्गेनाइज कर सकती है, ठीक है। कौन, साइंटिफिक कमिटी। तो ये सारी चीजें हो गई किसको लेकर के, साइंटिफिक कमेटी को लेकर के। और क्या चीजें मेंशन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का क्या काम है, उसके बाद में साइंटिफिक पैनल का क्या काम है, साइंटिफिक कमेटी का क्या काम है, इन सब के बारे में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस पता होना जरूरी है, ठीक है। फिर है दैट साइंटिफिक कमिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल कोऑर्डिनेशन नेसेसरी टू द इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ द साइंटिफिक ओपिनियन प्रोसीजर। साइंटिफिक ओपिनियन से रिलेटेड जो भी काम होगा वो यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, साइंटिफिक कमिटी। द साइंटिफिक कमिटी शैल प्रोवाइड ओपिनियन ऑन मल्टी सेक्टोरल इशूज फॉलिंग विद द कॉम्पिटेंस ऑफ द मोर देन वन साइंटिफिक पैनल एंड on issue which do not fall within the competence of the any of the scientific panel। मान लिया कुछ कोई ऐसा इशू है जो साइंटिफिक पैनल के एरिया में नहीं आता है, हमने जो एरियाज डिस्कस किए थे, यानी कि उसके अलावा कोई अदर कोई डिफरेंट इशू है, तो पॉसिबल है ना कुछ नया इशू कहीं पे क्रिएट हो सकता है। तो उसको लेकर के अगर वहां पर कोई, आप देखोगे कुछ ऐसा है जो उसके साइंटिफिक पैनल के दायरे में नहीं आता है, तो वहां पर साइंटिफिक कमिटी जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। कैसे, साइंटिफिक कमिटी शैल प्रोवाइड ओपिनियन ऑन मल्टी सेक्टरल इशू फॉलिंग विद द कॉम्पिटेंस ऑफ द मोर देन वन साइंटिफिक पैनल। तो मल्टी सेक्टरल इश्यूज को लेकर के साइंटिफिक कमिटी जो है वो अपना ओपिनियन दे सकती है, ठीक है। एंड इशू विच डू नॉट फॉल विद द कॉम्पिटेंस ऑफ द एनी ऑफ द साइंटिफिक पैनल। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कुछ ऐसे एरियाज है जो साइंटिफिक पैनल से अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो वहां पर साइंटिफिक कमिटी जो है अपना ओपिनियन वगैरह प्रोवाइड कर सकती है मल्टी सेक्टरल इशूज पे। Whereas whenever necessary and particularly in the case of subject which do not fall with the competence of the any of the scientific panel, the scientific committee shall set up working group and in such cases it shall draw on expertise of those working groups when establishing scientific opinions। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपली ये है कि अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं विच डू नॉट फॉल विद द कॉम्पिटेंस ऑफ द साइंटिफिक पैनल, तो साइंटिफिक पैनल के एरियाज से अगर वो बाहर है तो साइंटिफिक कमिटी वहां पर एक नया ग्रुप सेटअप कर सकता है। साइंटिफिक कमिटी के पास में ये पावर है कि वो एक नया ग्रुप सेटअप करे और उसमें कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह होंगे जिससे जो भी इशूज है उसको सॉल्व किया जा सके साइंटिफिक एडवाइस वगैरह की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर सेक्शन नंबर 15 है, तो सेक्शन नंबर 15 में मेंशन किया गया है प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल। इसके पहले वाले में कुछ सेक्शन में हमने साइंटिफिक कमिटी के बारे में समझ लिया, साइंटिफिक पैनल के बारे में समझ लिया। आई होप अभी आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इनका काम क्या है, ठीक है। तो ये आइडिया अगर आपको हो गया है तो प्लीज आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो उनके छोटे छोटे से नोट्स बनाते चलो जो आपको हेल्प करेंगे बाद में रिवीजन करने पे, वरना कुछ भी चीजें याद नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर देखो मेंशन है प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल। तो यहाँ पर क्या मेंशन है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर मेंशन है द मेंबर ऑफ द साइंटिफिक कमिटी हु आर नॉट मेंबर ऑफ साइंटिफिक पैनल एंड द मेंबर ऑफ द साइंटिफिक पैनल शैल बी अपॉइंटेड बाय द फूड अथॉरिटी फॉर अ 3 ईयर, ठीक है। 3 ईयर के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा, फूड अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, यहाँ पर मेंशन है द मेंबर ऑफ द साइंटिफिक कमिटी, साइंटिफिक कमिटी के जो मेंबर होंगे जो कि हु आर नॉट द मेंबर ऑफ साइंटिफिक पैनल, जो कि साइंटिफिक पैनल के मेंबर नहीं होंगे। कुछ ऐसे मेंबर होते हैं ना कि जैसे साइंटिफिक कमिटी में मेंबर है कुछ, तो वो साइंटिफिक पैनल के भी मेंबर हैं, ऐसा होता है ना, एक्स ऑफिशियो मेंबर जिनको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक कमिटी के जो फ्रेश मेंबर है, ठीक है, हु आर नॉट द मेंबर ऑफ साइंटिफिक पैनल एंड द मेंबर ऑफ साइंटिफिक पैनल। इन दोनों को जो कौन अपॉइंट करेगा, इनको अपॉइंट करेगी फूड अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि एफएसएसएआई फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, यहाँ पर वो आपको कंफ्यूजन करने के लिए जब ये लिख देंगे कि साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल के मेंबर को कौन सेलेक्ट करता है, ठीक है, कौन इनको अपॉइंट करता है, ठीक है, तो वहां पर ये जब ऑप्शन दे देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एफएसएसएआई, तब आपके सामने कंफ्यूजन आ जाता है कि अब हम इसमें क्या करेक्ट करें। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे मेंबर हैं, आप देखोगे कुछ ऐसे मेंबर हैं या फिर कुछ ऐसी हायर अथॉरिटी हैं एफएसएसएआई के अंदर जिनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करती है, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनका अपॉइंटमेंट एफएसएसएआई करता है। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर इनको 3 साल के लिए अपॉइंट करेगी, एफएससीआई इनको 3 साल के लिए अपॉइंट करेगा। उसके बाद में दोबारा से जब उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो दोबारा से वैकेंसीज को फिल करने के लिए नोटिस वगैरह रिलीज किया जाएगा और उसको पब्लिश किया जाएगा इन द रिलेवेंट लीडिंग साइंटिफिक पब्लिकेशन में, या फिर जो एफएससीआई है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रोसीजर होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखो मेंशन है कि साइंटिफिक कमिटी एंड द साइंटिफिक पैनल शैल ईच चूज अ चेयरपर्सन फ्रॉम अमंगेस्ट देयर मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा साइंटिफिक कमिटी है या फिर साइंटिफिक पैनल है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, यानी कि उनको सेलेक्ट कौन करता है। तो यहाँ पर साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल दोनों के पास में ये अथॉरिटी है कि वो अपने चेयरपर्सन का सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको एफएससीआई दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, उसके बाद में आपको बोलेगा कि साइंटिफिक कमिटी या साइंटिफिक पैनल। तो आपको याद रखना है कि जो इनके जो मेंबर्स होते हैं वो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये जो चेयरपर्सन जहां बार बार यूज हो रहा है ये चेयरपर्सन डिफरेंट है। जो हमने एफएससीआई के चेयरपर्सन के बारे में पढ़ा वो डिफरेंट है। देखो कोई भी कमिटी होगी, ठीक है, कोई भी कमिटी होगी, ठीक है, कोई भी कमीशन होगा, उसमें कुछ मेंबर होंगे, उसमें जो हेड पर्सन होगा उसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कमिटीज, जितनी भी कमिटीज होंगी उन सभी में एक चेयरपर्सन होगा। ठीक है, उसके बाद में द साइंटिफिक कमिटी एंड द साइंटिफिक पैनल शैल एक्ट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ देयर मेंबर एंड द व्यू ऑफ द मेंबर शैल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वहां पर मेजॉरिटी से उसका डिसीजन लिया जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मेजॉरिटी पे लिया जाएगा। डिसीजन जो भी होंगे वो मेजॉरिटी पे लिए जाएंगे, उनके जो मेंबर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग वोट्स वगैरह किए जाएंगे। फिर यहाँ पर देखो द प्रोसीजर फॉर द ऑपरेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ साइंटिफिक कमिटी एंड द साइंटिफिक पैनल शैल बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। तो एफएससीआई का ये काम है कि वो टाइम टू टाइम जो रेगुलेशंस वगैरह होते हैं उनको इशू करते रहते हैं, उसमें इन सारी चीजों को वो मेंशन करते रहते हैं। जो भी टाइम टू टाइम डायरेक्शन की जरूरत होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए कि सेक्शन नंबर 16 में ड्यूटीज एंड फंक्शन के बारे में बताया गया है। किसकी ड्यूटीज एंड फंक्शन की बात हो रही है? फूड अथॉरिटी यानी कि एफएससीआई। ठीक है, तो एफएससीआई की क्या ड्यूटीज हैं, क्या के फंक्शन है, इसके बारे में सेक्शन नंबर 16 में बताया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत बड़ा है और आप देखोगे कि लगभग बहुत सारे फंक्शन हैं, जितने भी आप जानते होंगे कि जो भी फूड को लेकर के चीजें होती हैं वो सारी ड्यूटी जो है वो एफएससीआई की ही है। ठीक है, वही सारे एफएससीआई के फंक्शन और ड्यूटीज देखोगे आप एफएससीआई के ही आपको देखने को मिलेंगे फूड से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पे बहुत सारे सबसेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, हम थोड़े से देखेंगे। उसके बाद में एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कि एफएससीआई की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सबसेक्शन हैं तो उनको रीड करने में काफी टाइम लगेगा। फिर भी एक जनरल हम आइडिया ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मेंशन है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द फूड अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट ऑफ फूड। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एफएससीआई की ड्यूटी क्या होगी? ये ड्यूटी होगी कि पहली बात तो रेगुलेट करना, ठीक है, उसके बाद में मॉनिटर करना, किसको? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड को, प्रोसेसिंग ऑफ फूड को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड को, सेल ऑफ फूड को, इंपोर्ट ऑफ फूड को। ठीक है, तो फूड से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो उन सभी चीजों को रेगुलेट करना और उसको मॉनिटर करना, ये एफएससीआई का काम है। ठीक है, उसके बाद में देखो विदाउट प्रीजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 में जो भी चीजें हमने पढ़ी उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए फूड अथॉरिटी कुछ और रेगुलेशन है जिनको स्पेसिफाई कर सकता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, द स्टैंडर्ड्स एंड द गाइडलाइन इन रिलेशन टू आर्टिकल ऑफ फूड एंड स्पेसिफाइंग एन अप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर इन्फोर्सिंग वेरियस स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पर यह है कि जो एफएससीआई का ये भी काम है कि एफएससीआई की ये भी ड्यूटी है कि वो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को टाइम टू टाइम इशू करेंगे, जिससे एक अप्रोप्रिएट मैनर में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं या फिर जो भी रिक्वायर्ड आप देखोगे कि जो भी प्रोविजंस वगैरह मेंशन है उनको प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स किया जा सके। ठीक है, उसके लिए जो भी गाइडलाइंस वगैरह होंगी वो एफएससीआई इशू करेगा।
उसके बाद में द लिमिट फॉर यूज ऑफ फूड एडिटिव, ठीक है। तो आप देखोगे कि अब एफएसएसएआई का जो भी पेपर होता है या फिर आप देखोगे कि किसी भी स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर होता है वहां पर एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा लिमिट से देखने को मिलेंगे। यानी कि क्वेश्चन आ जाता है कि पर्टिकुलर फूड में जो फूड एडिटिव है उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारा काम, इसका डिसीजन कौन लेता है? ये सब डिसाइड करता है एफएसएसएआई कि किसी पर्टिकुलर फूड में कितना फूड एडिटिव डालना है, यानी कि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, एक उसकी लिमिट है, इससे ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि फूड एडिटिव्स हो गया, उसके बाद में क्रॉप कंटामिनेंट्स हो गया, पेस्टिसाइड रेसिड्यू हो गया, रेसिड्यू ऑफ द वेटनरी ड्रग हो गया, हैवी मेटल्स हो गया, प्रोसेसिंग एड्स हो गया, माइकोटॉक्सिन्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए एंड इरेडिएशन ऑफ फूड हो गया। तो इन सबको लेकर के कुछ लिमिट्स हैं। तो इनको कौन स्पेसिफाई करता है? एफएसएसएआई करेगा। कैसे स्पेसिफाई करेगा? थ्रू द रेगुलेशन, ठीक है। इसको लेकर के डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस होंगे, उनके द्वारा इनको स्पेसिफाई किया जाएगा। उसके बाद में द मैकेनिज्म एंड द गाइडलाइंस फॉर द एक्रेडिटेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन बॉडीज। तो यहां पर देखोगे कि जो आप देखोगे कि सर्टिफिकेशन के लिए जो भी मैकेनिज्म वगैरह होता है उसको लेकर के जो भी गाइडलाइंस वगैरह होती हैं उनको इशू करता है, स्पेशली फॉर द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के, जो कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में एचएसीसीपी, जीएमपी, जीएलपी, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो मेंशन है द प्रोसीजर एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसको लेकर के एफएसएसएआई का फंक्शन होता है, ठीक है। द प्रोसीजर एंड गाइडलाइन फॉर द एक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी का एक्रेडिटेशन होता है उसके लिए, ठीक है, जो भी फूड लेबोरेटरीज होती हैं। उसके बाद में द मेथड ऑफ सैम्पलिंग, एनालिसिस एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। तो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज का मतलब कुछ आप देखोगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है। तो इन सब के बीच में आप देखोगे कि द मेथड ऑफ सैम्पलिंग, एक मेथड, सैम्पलिंग का क्या मेथड होगा, ठीक, एनालिसिस कैसे होगी, फिर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन को लेकर के। तो ये सारा काम जो होता है एफएसएसएआई का होता है, ठीक है। एफएसएसएआई इसके साथ ही साथ कंडक्ट सर्वे फॉर इन्फोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। तो ये जो एक्ट है इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो उसके लिए ये एफएसएसएआई सर्वे कंडक्ट कराता है कि पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में क्या सिचुएशन है, वहां पर कैसे इस लॉ को इन्फोर्स करना है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए पहले सर्वे कंडक्ट कराना पड़ता है, तब तो हमें ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट मिलेगी, तब हम जाकर के एक इफेक्टिव मैनर में काम कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखोगे जैसे फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, इंक्लूडिंग क्लेम, और इनको लेकर के भी एफएसएसएआई डिफरेंट टाइम टू टाइम रेगुलेशंस वगैरह इशू करता रहता है, ठीक है। उसके बाद में द मैनर इन विच द प्रोसीजर सब्जेक्ट टू द विच रिस्क एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट और रिस्क कम्युनिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट शैल बी अंडरटेकन। तो इन सब के लिए भी एफएसएसएआई ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर और भी कुछ फंक्शन मेंशंस हैं, ठीक है। इनको लेकर के हम एक सेपरेट वीडियो जब बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे एफएसएसएआई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो काफी बड़ा होगा, डिटेल में हम समझेंगे चीजों को, और इतना इनफ है। अगर सेक्शन से कोई क्वेश्चन आएगा तो इतना इनफ है, आपको बहुत और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको सेक्शन पता है वही बहुत है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 17 यानी कि हमारे चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट सेक्शन है, ठीक है। हमने देखा था सेक्शन नंबर 4 से सेक्शन नंबर 17 थे, तो ये हमारा लास्ट सेक्शन है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 2 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रोसीडिंग ऑफ फूड अथॉरिटी, ये मेंशन है हमारे सेक्शन नंबर 17 में। देखो यहाँ पर लिखा गया है द फूड अथॉरिटी शैल मीट एट द हेड ऑफिस और एनी ऑफ इट्स ऑफिस at such time as the chairperson may direct and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meeting। तो यहाँ पर सिंपली कहने का मतलब ये है कि फूड अथॉरिटी को लेकर के जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया। अब प्रोसीडिंग का मतलब क्या है, जो भी मीटिंग्स वगैरह होंगी, जो आपस में बैठ के डिस्कशन किए जाएंगे, इन सब चीजों को हम क्या प्रोसीडिंग के ही अंडर में ये सब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फूड अथॉरिटी की जो मीटिंग्स वगैरह होंगी ना, तो वो मीटिंग कहाँ होंगी, हेड ऑफिस में होंगी, ठीक है। हेड ऑफिस में होंगी या फिर एनी अदर ऑफिस में। एनी अदर ऑफिस का मतलब किसी रीजनल ऑफिस में भी मीटिंग्स हो सकती हैं। तो वो सारा चीज जो डिपेंड करेगा वो चेयरपर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर चेयरपर्सन बोलता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेयरपर्सन पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद में इफ द चेयरपर्सन इज अनेबल टू अटेंड अ मीटिंग, कुछ ऐसा केस हो जाए कि चेयरपर्सन जो है वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाता है, ठीक है, and the other member nominated by the chairperson in this behalf
and in the absence of such nomination or where there is no chairperson, any member chosen by the member present from amongst themselves shall preside at the meeting। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है सिंपली कि देखो, पहली बात तो यहाँ पर चेयरपर्सन का काम होता है कि मीटिंग में वो मीटिंग को हेड करेगा। चेयरपर्सन नहीं है तो उस केस में किसी अदर मेंबर जिसको चेयरपर्सन नॉमिनेट करेगा वो जाकर के मीटिंग को प्रिसाइड कर सकता है। लेकिन अगर वहां पर वैसा भी नहीं होता है, जो अगर वो भी एब्सेंट है किसी रीजन वाइज, तो जो भी मेंबर हैं उनमें से वो आपस में अपना डिस्कशन करके कोई एक मेंबर होगा वो डिसाइड करेगा कौन इस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। प्रिसाइड करने का मतलब कौन इसको हेड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। यानी कहने का मतलब है किसी भी बेसिस पे मीटिंग को कैंसिल नहीं किया जाएगा कि चेयरपर्सन नहीं है तो मीटिंग कैंसिल हो गई, जिसको नॉमिनेट किया वो भी नहीं है मीटिंग कैंसिल हो गई, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। उसको लेकर के यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद में ऑल क्वेश्चन विच कम अप बिफोर एनी मीटिंग ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, and in the event of quality of the votes the chairperson or the person presiding over the meeting shall have the right to exercise a second or casting vote। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहने का सिंपली मतलब आपको मैं बताता हूँ ये है कि पहली बात तो यहाँ पर जब मीटिंग्स होंगी तो मीटिंग्स में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा। तो कुछ लोग आप देखोगे, कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ लोग विपक्ष में होंगे, कुछ लोग एक तरफ होंगे, कुछ लोग दूसरी तरफ होंगे। तो अगर वहां पर देखोगे तो मेजॉरिटी में जिस तरफ लोग वोट करेंगे तो वहां पर उनका डिसीजन माना जाएगा, फाइनल डिसीजन हो जाएगा। अगर इक्वल होता है कि यानी कि दोनों पार्टीज जो भी हैं, अगर 5 वोट एक साइड है 5 वोट एक साइड है, तो उसके बाद में चेयरपर्सन जो है वो वहां पे डिसाइड करेगा कि मतलब उसकी बात मानी जाएगी कि मतलब क्या डिसीजन फाइनल होना चाहिए। ऑल ऑर्डर एंड डिसीजन ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसमें जो मेन ऑफिसर होगा, जो ऑथेंटिकेटेड ऑफिसर होगा, वो होगा यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल टेक पार्ट इन द मीटिंग ऑफ द फूड अथॉरिटी बट विदाउट अ राइट टू वोट। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो मीटिंग में पार्टिसिपेट तो करेगा, टेक पार्ट इन द मीटिंग, बट उसके पास में वोट करने का राइट नहीं होगा, विदाउट अ राइट टू वोट। ठीक है, उसके बाद में आगे देखोगे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है द फूड अथॉरिटी मे इनवाइट द चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी टू अटेंड इट्स मीटिंग बट विदाउट अ राइट। तो यहाँ पर फूड अथॉरिटी जो है, हमने पीछे जो साइंटिफिक कमिटी के बारे में पढ़ा था ना, तो साइंटिफिक कमिटी का जो चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी है उसको भी यहाँ मीटिंग में इन्वाइट किया जाएगा, बुलाया जाएगा, लेकिन उसके पास में भी वोट करने का राइट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आप देखोगे कि नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी क्वेश्चनड और invalidated merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the food authority। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई प्रोसीडिंग, अगर कोई मीटिंग हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर मान लेते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अगर वहां पर कोई वैकेंट पोस्ट है, कोई नहीं अवेलेबल है, या फिर अगर ऐसा हो जाता है कि कोई जो भी मीटिंग्स में जो भी कमिटीज वगैरह है उनका कॉन्स्टिट्यूशन अगर गलत हुआ है, उनको जो बनाया गया है उसमें कुछ गलत है, तो इन सारी बातों को लेकर के ना कुछ भी मतलब जो भी प्रोसीडिंग है उसको रोका नहीं जाएगा। तो मतलब उसको लेकर के कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होगा। अदर कोई अगर रीजन है तो वहां पर वो वोटिंग करेंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए। तो सिंपली इन चीजों को लेकर के वो जो भी मीटिंग्स हैं उसको रोका नहीं जाएगा, उसको वहां पर सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप अभी आपको जो हमने सेक्शन सारे पढ़े, ठीक है, हमने सेक्शन नंबर 4 से जो भी बातें पढ़ी, आई होप अभी आपको थोड़ा बहुत याद होगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग वीडियो स्किप कर गए हों, बहुत सारे लोग अभी तक देख रहे हों। ठीक है, तो थोड़ा सा ये है, इसमें आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। आगे आने वाले वीडियोस में और अगर बेटर हो पाएगा तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी भी स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमसे नोट्स वगैरह ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8601635179। इस पे आप नोट्स के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको सैंपल कॉपी वगैरह प्रोवाइड हो जाएगी जिससे आप इन नोट्स को ले सकते हो और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, जिससे टाइम तो बहुत लगता है इनको रिकॉर्ड करने में, अगर रिस्पांस अच्छा नहीं होगा तो फिर हम कैसे यहाँ पर पढ़ाएंगे। जो भी हमें ये भी देखना है कि लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और जैसा रिस्पांस होगा उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ उसमें चेंजेस करने होंगे तो हम उसमें चेंजेस भी करेंगे।
तो आई होप अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। उसके बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, जिससे अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच पाए। और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ में।